आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ की इस कक्षा में जो हमारा चर्चा का विषय इस समय चल रहा है वह है शेखर एक जीवनी उपन्यास। उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक है या आत्मकथात्मक है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो शेखर के जीवन से जुड़ी हुई यादें हैं, जब वह फांसी के लिए जाता है तो उससे पहली जो एक रात होती है, उस समय उसके मन में जो विचार आते हैं, जो वह सोचता है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसमें उसके कौन कौन से ख्याल उसके मन में आते हैं, उनका वर्णन वह करता है। तो उसका ही वर्णन इस वीडियो के माध्यम से अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा को। मैं आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। मैं अपने जीवन का अवलोकन कर रहा हूँ, अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ। मैं जो सदैव आगे ही देखता रहा, आज जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूँ। देखिए, फांसी की सज़ा हो जाती है, पता है कि अगले दिन फांसी होगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो उससे पहले क्या है कि वह उस समय में उस अतीत में पहुंच जाता है जहाँ से वह आया है। तो हर घटना को यहाँ पे याद करने लग जाता है। तो देखिए, शशि, सबसे पहले उसके दिमाग में कौन आती है? शशि। और शशि कौन है? उसकी प्रिया, यानी कि जिससे वह प्रेम करता है। तो यहाँ पे कौन है? शशि और शेखर। वह शशि को अपने जीवन का आधार बताता है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है। वह कहता है, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे वह शशि को याद करता है अतीत में जाकर। मुझे याद आता है कभी ऐसा भी था कि हम सहज भाव से मिलते जुलते थे, स्नेह हम में था, मोह हम में था। उस समय को याद करता है जब दोनों में क्या था? आपस में प्रेम था। जेल से आकर वह शशि से मिला, किंतु अब वह पहले वाली शशि ना रही। अब किसी की धर्म पत्नी बन गई है। किंतु जब वह वापस आता है, जैसे क्रांतिकारी होता है तो जाता ही रहता है, तो वापस आता है तो देखता है इस बार क्या हुआ कि शशि क्या है, अब पहले वाली शशि ना रही। वह क्या है, अब उसकी शादी हो चुकी है, किसी की धर्म पत्नी बन चुकी है। शशि, मेरा घर देखने ना चलोगे? शशि कहती है शेखर से, क्या तुम मेरा घर देखने नहीं चलोगे? शेखर, देखा मैंने तुम्हारा घर, और वह उसे भी देखा जिसके कारण तुम इस घर की मालकिन बनी हो, अर्थात उसका जो पति होता है उसे भी देखा। देखिए यहाँ पे कितना एक रुदन है उसकी आवाज़ में, कि किस प्रकार अपने प्यार को खोने का दर्द है उसके अंदर। मुझे लगा तुम संतुष्ट बैठी हो, तुम्हारे जीवन के चलने के लिए एक पटरी निश्चित हो गई है और उस पटरी के इधर उधर कहीं कोई और नहीं है। तब मेरा संकोच और भी दृढ़ हो गया कि मुझे दोबारा पहचानना है, तुम मेरी परिचित नहीं हो। देखिए यहाँ पे वो देखता है कि शादी हो गई है, उसकी ज़िंदगी जीने की एक उसे राह मिल गई है, तो वह क्या सोचता है कि अब तुम सेटल हो गई हो। इसी प्रकार मैंने तुमसे गाने को कहा, किंतु तुमने मना कर दिया कि अब मैं नहीं गाती। यहाँ पे क्या है, शशि कहता है, शेखर कहता है शशि से कि तुम गाना गाओ। तो वो क्या कहती है कि अब मैंने क्या किया है, गाना छोड़ दिया है, अब मैं नहीं गाती वाती। क्यों, तुम बुजुर्ग हो गई हो क्या? तो तुम हंसी, और उस हंसी की ध्वनि के आश्रय ही मुझे एकदम वह क्षण प्राप्त हुआ जो जीवन में कभी कभी ही आता है। बहुत ही स्पष्ट अचूक दृष्टि से मैंने देखा मेघाच्छन्न आकाश प्रकाशहीन सायकाल। अब क्या होता है आगे, एक उसके सामने वो दृश्य आता है जिसमें वह उस घर में जाके बैठता है। सुनिए, शेखर एक खंडर वाले घर में बैठा है जहाँ गोलियों के निशान दीवार पर बने हैं और एक इतिहास का वर्णन यहाँ पे निशान जो है कर रहे हैं। शशि के पिता हृदय रोग से बीमार पड़े हैं, जिस कारण घर में अनिष्ट की चिंता से सब परेशान हैं। उस घर की देवी है कौन? शशि की बहन। वह कॉलेज पढ़ती है। शशि गाती है। एक गान उसे याद आता है शेखर को, एक गान जिसे शेखर ने कई बार कई मुखों से सुना है, और गाना सुनकर मेरे मन में क्या जागता था यह मैं नहीं जानता। वह अनुभूति एक प्रखर कंपन में व्यक्त हो उठती
उसकी आवाज़ में अलंकार नहीं है, कलावान की बारीकियां हैं, उसकी मनमोहक छलना नहीं है, पर उसमें एक प्रकंप्य दीप्ति, शरत काल में सेकी हुई आग की मीठी गरमाई, उसमें है बेला के स्वर सा घनत्व, उसमें है उषा के समय दूर पहाड़ पर बजती हुई बीन की खिंची हुई वेदना, उसमें है बरसात की घोर अंधेरी रात में सुनी हुई वंशी का मर्मभेदी आग्रह, और इन सब के साथ साथ है यौवन के गहरे और टूटने की सीमा तक आकर ना टूटने वाले स्वर की ललकार सी। हालांकि वह ये सोचता है ये गाती क्या है, मुझे समझ तो नहीं आता, मैं जानना भी चाहता हूँ और नहीं भी जानना चाहता कि गाती क्या है। तो इस प्रकार वह क्या करता है कि उसके गाने का क्या करता है, तारीफ करता है। वह गाती है क्या एक गान जिसे शेखर ने कई बार कई मुखों से सुना है, कई बार एक एक हजार व्यक्तियों के संवेद स्वर में भी सुना है, पर जिसमें उसने वह अर्थ, वह ऊर्ध्वमुखी ज्वाला कभी नहीं पाई। इस प्रकार देखिए शशि के घर में शशि की जो बहन है उसके बारे में सोचता है, शशि के बारे में सोचता है, और देखिए कहाँ से कहाँ उसकी जो स्मृति है वह जो अतीत में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। शशि के व्यक्तित्व की यह पुकार अपील थी मेरे एक खंड के लिए जो कि जीवन में क्रियाशीलता की उफान से छलका पड़ता है, जो विद्रोही है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। देखिए इसमें कौन होता है, शेखर होती है और उसकी बहन होती है। हमारा बजरा अभी श्रीनगर से कुछ मील आया है। यहाँ पे ये कहाँ है, बजरे में है, कहाँ पे, श्रीनगर में। बजरा झेलम, और बजरा क्या होता है, हाउस बोट। बजरा झेलम की नहर से होकर अब मानसबल झील में प्रवेश कर रहा है। झील का दृश्य यहाँ पे होता है जिसमें वह क्या कहता है कि लंबी लंबी घास सूर्य की ज्योति को प्रतिबिंबित करती हुई अनेक रंगों में चमक रही है। झील के अंदर कहीं सुनहरी, कहीं लाल, कहीं एक प्रज्वल हरापन लिए हुए, और उनकी उलझन को चीरकर कभी कभी कोई किरण तल पर पड़े किसी पत्थर को चमका देती है। देखिए झील का यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना सुंदर एक वर्णन किया है। बजरा जो है क्या है, वह तीव्र गति से नहीं जा रहा, वह बह रहा है ऐसे क्षीण प्रवाह में मानो उसने चलाने वाली शक्ति उसे धकेल कर समाप्त हो गई और वो किसी धक्के की पिनक में चला जा रहा हो, अभी रुक ना पाया हो। यहाँ पे क्या है, बजरा इतने धीरे धीरे चल रहा है, आप खुद भी इसे महसूस कर सकते हैं कि जैसे कि उसकी शक्ति जो है क्या खत्म हो चुकी है, उसे अपने धक्के से ही बेपरवाह वह क्या है चले ही जा रहा है, आगे धीरे धीरे खिसके जा रहा है। कुछ दूर एक लड़की बैठी है। बालक क्या है, पहले देखिए झील में श्वेत कमल तोड़ रहा है, और क्या कर रहा है, सारे कमलों को तोड़ तोड़ कर जमा किए जा रहा है। फूलों को, सफ़ेद जो कमल झील में उनको तोड़ तोड़ कर जमा किए जा रहा है, और उसको क्या संतुष्टि नहीं हो रही। आप जानते हैं बालक का मन का भाव होता है कि जितना उसके पास होता है उतना ही कम होता है, तो क्या है उनको तोड़ तोड़ कर इकट्ठे किए जा रहा है। कुछ दूर एक लड़की बैठी है, गोद में एक किताब, कालिदास का रघुवंश। फूल से माला बनाता है बालक, और क्या करता है, लड़की को पहनाता है। लड़की भी खुश होकर क्या है, पहनती रहती है। बालक फूल तोड़ते तोड़ते थक गया है, और जब फूलों का वह बाहुल्य भी नहीं रहा, तब कहीं दूर एक आध फूल मिल जाता है। अब क्या है, वो थक भी चुका है, फूल खत्म हो गए हैं, कहीं एक आध फूल है तो उनको भी तोड़ लाता है। फूल भी समाप्त होने को आए हैं, कुछ एक रह गए जिनकी एक आध पत्ती टूट गई। बालक सोच रहा है कि ये माला उपयुक्त नहीं है, पर साथ ही उसे जान पड़ता है कि मालाएं थोड़ी रह गई हैं, अभी तो कई और लादी जा सकती है। बालक का मन देखे कितना असंतुष्ट है इस समय। फूल से माला बना लड़की को पहनाता है। बालक कौन है, अब यहाँ पे शेखर है, और लड़की कौन है, उसकी बहन है। इसी समय एक और दृश्य उसकी नज़रों के सामने आता है कि वह क्या कर रहा है, इस समय बजरा की छत पे बैठा है, और बजरा की छत पे बैठकर वो क्या देखता है, चांद और आकाश को देख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके मन में क्या है, शेखर कहता है मेरे मन में एक विचित्र भाव उठता है। चांद एक कन्या है और यह पृथ्वी का काला सौंदर्य उसका क्या है, आवरण, किंतु चांद इतना सुंदर है कि इस आवरण को उसे ढकने का अधिकार नहीं है। इसलिए चांद ने उसे उतार फेंका और निरावरण होकर क्षितिज के ऊपर आ गया है, और वह सौंदर्य बिखर कर परित्यक्त आवरण को भी कितना सुंदर बनाए डालता है। देखिए कितना अच्छा एक प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बच्चा कहाँ बैठा है, बालक
बजरा की छत पे बैठा है, रात को बैठ के प्रकृति को निहार रहा है, चांद को निहार रहा है, उस काले आवरण को निहार रहा है पृथ्वी के, जिसने क्या है चांद को अपने अंदर ढका हुआ है, समाया हुआ है। किंतु वो सोचता है कि चांद तो इतना सुंदर है, ये उसे क्या है ढक ही नहीं सकता। अब क्या है, अचानक से क्या होता है, ये भाव उस समय सचमुच इसी रूप में मेरे हृदय में जागे थे, यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। हालांकि वो कहता है कि यही भाव जागे थे, कोई और मैं निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता। किंतु मेरी स्मृति में वो चित्र आता है, उसमें वह बालक इसी भावना से भरा खड़ा है। व्यक्त रूप से यदि वह भाव उसके मस्तिष्क में नहीं था तो इसका अंकुर अवश्य वहाँ था। अवश्य है उस दिन उसे इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया था कि सौंदर्य कितना नग्न और नग्नता कितनी सुंदर है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ते हैं। देखिए दृश्य आता है घर का दृश्य। माता पिता और शेखर होते हैं। शेखर क्या है खाना खा रहा है, माँ रसोई के पास बैठी है, पिता उससे बात कर रहे हैं। और बात किससे संबंधित थी? उसका बड़ा भाई कॉलेज से भाग गया कलकत्ता पुलिस में भर्ती होने के लिए। उसी का कुछ समाचार तार के द्वारा आया और उसी पर वार्तालाप चल रही है। और वार्तालाप इतनी गंभीर है कि शेखर क्या है खाना खा रहा था और खाना खाते खाते क्या है सुनने लगा। घर का पता भाई ने सही दिया किंतु माता पिता का नाम गलत बताया। इससे क्या हुआ, जो माता पिता है वो क्या हुआ, दोनों सदमे में आ गए। पिता को सबसे अधिक आघात इसी बात का पहुंचा था कि पुत्र ने अपनी वल्दियत गलत बताई, ऐसा ही कह रहे थे। फिर उसकी माँ क्या कहती है, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, भला ऐसे लड़के का कोई क्या विश्वास करे। पिता ने कहा हूँ। माँ फिर बोली, और सच पूछो तो। उनका स्वर एकाएक धीमा पड़ गया। सच पूछो तो इसका मैं विश्वास नहीं करती। इसका शेखर ने कुछ नहीं देखा नहीं, लेकिन वहाँ बैठे भी उसकी कल्पना का वह पूरा दृश्य देखते ही देर नहीं लगी। वह सम्राट सा ठहर गया सा भाव वह शेखर की ओर हुआ अंगूठा इसका। और शेखर क्या करता है, गुस्से में वह रोटी छोड़कर चला गया। कमरे से बाहर ही उसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। उसके आगे अंधकार छा गया। वह इस सारी घटना का वर्णन क्या करना चाहता था, एक डायरी में करता है। वह लिखता है, अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बननिस्बत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। वो कह रहा कि इंसान होने से अच्छा तो मैं कोई जानवर होता, कोई कुत्ता होता, कुछ भी ऐसा होता जिसका कोई विश्वास ना करे। वह उठ खड़ा हुआ, दीवार की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, आई हेट हर, आई हेट हर। मैं उससे घृणा करता हूँ। किससे? अपनी माता से। और फिर कपड़े पहनकर खिड़की की राह बाहर कूद कर घूमने चला गया। कुछ मील दूर एक बाग बगीचे में पहुँचते पहुँचते उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह माँ की नहीं मानेगा, उससे कोई संपर्क नहीं रखेगा। देखिए बाल मन है कितना, एक यहाँ पे एक दुख है कि माँ ने उसे डांट दिया, तो इसी बात को बच्चे ने कितना पकड़ लिया। हालांकि बच्चों को ये होना चाहिए कि हमारे माँ बाप हैं, हमें डांट सकते हैं, किंतु बच्चा अगर इस बात को इतना मन पे ले जाएगा कि वो घर छोड़ के ही भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि बाल मन का एक व्यथा जो है कोई नहीं समझ सकता। उससे कोई संपर्क नहीं रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें माँ को बाध्य होकर उसका रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। और क्या करता है कि ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूँगा कि जिससे मेरी माँ मेरे ऊपर क्या है विश्वास करने लगे। और इसी प्रकार क्या होता है, ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, उसमें विश्वास की क्षमता नहीं है तो मैं क्यों पराजित होऊंगा। सवेरे होते होते वह घर लौट आया। वो क्या कहता है कि मेरी माँ को अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या हुआ, किंतु मैं क्या हूँ, एक योग्य हूँ और योग्य हूँ और मैं घर लौट आता हूँ। अब यहाँ से आके देखिए कहानी बढ़ती है। एक दृश्य आता है जेल का दृश्य, जिसमें कोठरी में बंद है। किसी ने मुझे फूल भेजे, किंतु इस कोठरी में इन फूलों को देखकर कोई भावना अब नहीं उठती। और जिसने मुझे ये फूल भेजे हैं वह मेरी शिष्या थी, मैं उसका गुरु नहीं था, गुरु नहीं था, मैं केवल उसे पढ़ाता था। उसके लिए क्या था, मैं एक बड़े भाई के समान था। मैं पढ़ाता था, बड़ी मेहनत से पढ़ाता था।
पर वह कुछ भी नहीं सीख पाती थी। नित्य उससे पूछता, पिछला सबक याद किया? तब वह सिर झुकाकर एक निरर्थक सी मुस्कुराहट लेकर चुप सी रह जाती थी। तब मैं बार बार पूछता था, फिर डांट देता और कहता था, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, और पुराने सबक को दोहराने बिठा देता था। मैं बार बार पूछता, याद किया? वह कुछ नहीं सीखती। डांटता चिल्लाता तो वह क्या है, रोने लगती। एक दिन वह दीन स्वर में बोली, सारा दिन समय नहीं मिलता, अम्मा 50 काम बताती है, कहाँ से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। अम्मा सारे दिन तो 50 काम बताती रहती है। अब गुरु ये कैसे मान जाए कि हाँ, इसकी माँ ने इसे पढ़ने नहीं दिया। अम्मा को बुलाया जाता है। अम्मा भी आई, उनसे भी पूछा, इसे कितना समय पढ़ने के लिए मिलता है। अम्मा क्या कहती है, सारा दिन तो किताब लिए बैठी रहती है। मैं तो पढ़ाई के डर से कभी कुछ कहती भी नहीं। क्यों, ठीक नहीं पढ़ती क्या? मुझे सच कहना चाहिए था, पर मैंने कहा नहीं पढ़ती तो है, पर थोड़ी देर और पढ़ा करे तो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, संबंध तो कुछ और ही है। तो वो क्या कहता है, उसे बचाता है और क्या कहता है कि नहीं नहीं पढ़ती तो है, पर थोड़ा सा और अच्छा पढ़े। उसके बाद कहता है, माता चली गई। तब फिर मैंने उससे पूछा क्यों? वह क्या कहती, किताब सामने रखकर कितनी देर स्वप्न देखे जा सकते हैं, उसकी भी कोई सीमा है। मैंने और कठोर स्वर में कहा, क्यों, अब ध्यान से पढ़ूंगी। तब मैं पढ़ाने लगा। जिसने मुझे यह फूल भेजे हैं वो कौन है? वो कोई नहीं, वह मेरी शिष्या थी और इसका नाम क्या था, शीला। तो कोठरी में जिसने फूल भेजे वो कौन है? शीला है। तब एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसे पढ़ाने नहीं गया। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन मैंने उसके पिता को पत्र लिख दिया कि मैं अब नहीं पढ़ा सकूंगा। उन्होंने ही दूसरे ही दिन चेक मेरे नाम भेज दिया। वह छोटा लड़का जो नौकर था उससे कहती कि मुझे पढ़ाने नहीं आते, तो वो मुझसे पूछता, बीबी जी पूछती है पढ़ाने नहीं आइएगा? मैंने डपट कर कहा, कौन बीबी जी? छोटी, उन्होंने बुलाया है। फिर मैंने पूछा, शीला ने? उन्होंने कहा हाँ। इस प्रकार एक दृश्य और उसके मन में आता है जो क्या है, बैंक का दृश्य। पिता क्या है, एक असंबद्ध दृश्य मुझे दिखता है, वह अत्यंत सजीव है। मैं प्रायः बिल्कुल अप्रत्यक्ष देख सकता हूँ, किंतु उसका ठीक अनुक्रम मुझे नहीं मिलता। चित्र में जो रूप मुझे दिखता है उससे मैं अनुमान करता हूँ कि उसी वर्ष का है, पर इस अनुमान को पुष्ट करने में मेरी स्मृति सहायक नहीं होती। मैं बैंक से, देखिए बैंक का एक दृश्य है, मैं बैंक से पिता का चेक भुनाकर उसके मासिक वेतन का रुपया लाया हूँ। पिता दफ्तर गए हुए हैं। मैं माँ को वह रुपया अपनी जेब से निकाल कर दे रहा हूँ। कई तरह के बहुत छोटे से नोट हैं और बहुत से चांदी के रुपए। इसलिए माँ के बढ़ाए हुए हाथों को देखकर मैं कहता हूँ, माँ आंचल में ले लो, बहुत है। इस पर माँ क्या कहती है? माँ धीरे धीरे आंचल फैलाती है, परसती हुई कहती है, आंचल तो तब फैलाऊंगी जब तुम कमा के लाओगे। इसके लिए क्या? मैं रुपये डालने को हुआ पर रुक जाता हूँ। एक विचित्र दृष्टि से माँ की ओर देखता हूँ, जिसे वह नहीं समझती, शायद मैं भी नहीं समझता। तो यहाँ पे एक दृश्य है, देखिए अतीत की जो घटनाएं हैं क्रम अनुसार हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं कि किस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। और देखिए आगे बढ़ते बढ़ते उसके नज़र में क्या है, हर वह अतीत का दृश्य आ जाता है जिसे वह जी चुका है। देखिए कहानी को हम इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आए। उपन्यास में जो कथा है एकदम से हम कराते तो समझ में नहीं आता, और मैं आशा कर रही हूँ आप सबको ये पढ़ाया हुआ जो है समझ में आ रहा होगा। अंत में जब इन सब जो दृश्य है, अंत ये क्या है कि जो उपन्यास है उसकी जो मूल कथा है उसे शुरू होने से पहले कुछ अतीत के दृश्य को जो लेखक है वो आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आगे कहानी भी इन्हीं के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसमें क्या है, थोड़ा दिखाया है, आगे जो कहानी है वह पूरी ब्रॉड करके दिखाई गई है। 4 खंडों में विभक्त ये उपन्यास है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए अंत में क्या कहता है, या जो प्रवेश का दृश्य है, प्रवेश सबसे पहले जो उपन्यास शुरू होता है उसमें क्या है, सबसे पहले जो दृश्य आता है वह प्रवेश का है, उसके बाद जो है मूल उपन्यास शुरू होता है। तो उस प्रवेश में जो अंतिम दृश्य है वह क्या है,
मैं एक कर्तव्य भावना से आया हूँ, एक दायित्व तो मेरे सर पर है। इसलिए उचित तो यही है कि जिस प्रकार एक अपराधी किसी न्यायकर्ता के आगे खड़ा होकर अपने चरित्र का उत्तरदाता होता है और फिर न्यायकर्ता के मुख से फर्दे जुर्म के रूप में अपने चरित्र की नपी तुली निष्पक्ष आलोचना सुनता है, उसी प्रकार मैं भी अपने को तू के स्थान में रख कर उसकी आलोचना करूं या फिर अपनेपन का स्मारक छोड़े जाने के लिए, अपने व्यक्तित्व अपनी शक्ति की छाप बिठा जाने के लिए अपने को मैं कहूं और उसे व्यक्त कर पाऊँ। कहता कि मैं क्या अपने को तू कहूँ इस उपन्यास में या अपने को मैं कहूँ कह, पर मुझे दोनों कार्य नहीं करने हैं। अपना दायित्व मैंने खुद अपने ऊपर लिया है, इसलिए यदि मैं तू हूँ तो केवल अपने आगे और मेरा अपनापन कुछ है नहीं। जिसकी छाप बिठाने की मुझे इच्छा हो तो एक गति की एक कला हूँ जो गति में ही लीन हो जाएगी। मैं स्वयं एक छाप हूँ, मैं एक संदेश लाया हूँ जो कि मेरा अपना नहीं है, जो मैंने अपने वंश विकास से पाया है और जिसे एक बाह्य प्रेरणा से बाध्य होकर कहूँगा। मेरे सब कर्म उसी प्रेरणा के फल है जो मुझसे बाह्य हैं, जिससे मैं विभिन्न हूँ। मैं चाहता हूँ उसी प्रेरणा के भविष्य को इंगित कर जाऊँ, उसे अपने व्यक्तित्व से अलग एक शक्ति, एक विभूति समझकर। अतः कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूँगा। वह ही है जिसका नाम है शेखर। वह इस समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रतीक्षा में वह अपनापन व्यक्त किए जा रहा है और मैं उसके जीवन के सत्यों को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालकर शब्दबद्ध करके छोड़े जा रहा हूँ कहाँ? जहाँ वह जा रहा है, जहाँ हम दोनों अपरिचित हैं, क्योंकि हम अभिन्न हैं, अत्यंत एक हैं और हमारा एक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए अंत की लाइन है, नश्वरते कांटों पर जब होगा क्रुद्ध प्रभंजन का आघात, तब उनमें उलझे फूलों की कौन सुनेगा बात। तब मेरा अपनापन होगा चिन्निद्रा में मौन, मुझमें है जो सहनशील, कह पाएगा कौन नश्वरते कौन। इसके साथ उपन्यास की कथा यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, आगे बढ़ने में मुझे सपोर्ट करिए, मेरी मदद करिए। इस उपन्यास के जो 4 भाग हैं अब उनको हम अगली वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। संपूर्ण उपन्यास को एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने से क्या होता है, ना तो कथा ही पूरी होती है, ना आपको समझ में आता है। इस प्रकार भागों में विभाजित करके प्रस्तुत करने से क्या होता है कि कथा में एक रुचि बनी रहती है कि किस प्रकार आपको ये समझना है कथा में आगे क्या होगा। भाग के अनुसार क्या होता है, प्रथम भाग में ये है और द्वितीय में ये है, तो उससे क्या होता है कि कथा आसानी से आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।